हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच.एस. बिंद्रा, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन। जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, और टॉपिक अपना चल रहा था रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पे अपन ने फर्स्ट कंडीशन देखा था ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। सेकेंड कंडीशन था पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लॉन पेयर। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में देखा था। नेक्स्ट अपन थर्ड कंडीशन ले रहे हैं रेजोनेंस का, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। कुछ ऐसा केस है आपके पास कि ये कोई पाई सिस्टम है, कंजुगेशन का मतलब छोड़ के अब जो भी एलिमेंट है उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब देखिए ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे तो CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड और ये Y। ये स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर हो गया सेकेंड। ये जो Y पॉजिटिव है वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्रिएट करने वालों के आगे लगेगा नेगेटिव, तो Y पॉजिटिव का जो पावर होगा वो अपन बोलेंगे -m। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपको दे दिया मैंने NH3 पॉजिटिव, या ऐसा केस है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास है OH2 पॉजिटिव। ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गया, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में अपन बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपके पास CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH और ये 3। अब आप देखो इसमें यहाँ नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और एक इधर कार्बन के साथ बॉन्डिंग है। नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्डिंग कर चुका है। 4 बॉन्डिंग का मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 5 बॉन्डिंग है, 3 इधर है और 2 इधर है। 5 बॉन्डिंग का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसको भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड OH2, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये जो सेकंड पीरियड के कैटाइन है ये मीजोमेरिक पावर शो नहीं करेंगे। सेकंड पीरियड के कैटाइन का मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया NH3 प्लस, या यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता हूँ मैं, NH2R प्लस, या ऐसा हो गया NHR2 प्लस, या मैंने बना दिया NR3 प्लस, या ऑक्सीजन का कैटाइन लें अपन OH2 प्लस, या आपके पास है OHR पॉजिटिव या OR2 पॉजिटिव। ये जो सेकंड पीरियड के कैटाइन है ये ओनली कैसा पावर शो करेंगे, इंडक्टिव। इनका जो पावर होगा वो ओनली -I। तो फिर कैटाइन में -m कौन शो करेगा, नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फास्फोरस, और उसमें 3D वैकेंट होगा। तो अगर मैं आपको ऐसा देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने दे दिया PH3 पॉजिटिव, अब आप यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये ऐसा, ये CH और ये PH3, और यहाँ अपन बोलेंगे PH3 पॉजिटिव इस कंजुगेट सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसका पावर कैसा बोल सकते हैं, -m। ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे जो एलिमेंट आएगा वो सल्फर, तो अगर मैंने आपको ऐसा दिया ये SH2 पॉजिटिव और इसका अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी SH2 पॉजिटिव का कैसा पावर होगा, -m। और अगर इसी बात को अपन रिंग के अंदर देखते हैं, मैंने आपको ये बेंजीन रिंग दिया और इस बेंजीन रिंग पर मैंने लगा दिया NH3 प्लस। NH3 प्लस ओनली कैसा पावर शो करेगा, इंडक्टिव। यहाँ पे अगर इसके पावर की बात है तो -I, ये मीजोमेरिक पावर शो नहीं करेगा। और -I आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा ऑर्थो पे, उससे कम मेटा पे और सबसे कम पैरा पे। ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। और अगर अपन यहाँ पे PH3 लगा देते हैं PH3 पॉजिटिव है और यहाँ पे वैकेंट 3D वैकेंट है इसके अंदर,
और इसका पावर होगा -m, और -m वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कहाँ क्रिएट होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो थर्ड कंडीशन जो होगा, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन के अंदर ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज। ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज। कभी आपको ऐसा कोई केस मिल जाए कहीं इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Y नेगेटिव, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर जाएगा। तो यहाँ भेजा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा। ये आपके पास हो गया यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। यहाँ से ये ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना दिया तो यहाँ नेगेटिव हो गया। और Y नेगेटिव जो है वो इस कंजुगेट सिस्टम में चार्ज कैसा क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव। तो इसका पावर कैसा बोल देंगे अपन? +m। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव चार्ज है, ये पाई क्लाउड इस नेगेटिव से दूर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ NH नेगेटिव का पावर हो जाएगा +m। या मैंने आपको ऐसा दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और O नेगेटिव, इसका भी जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, O नेगेटिव का भी होगा +m। अब एनाइन का जो +m पावर है वो न्यूट्रल से ज़्यादा होता है। एनाइन का +m पावर न्यूट्रल से ज़्यादा होगा। क्या मतलब है इस बात का? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, +m ऑफ NH नेगेटिव इज ग्रेटर देन +m ऑफ NH2। या मैंने ऐसा बोल दिया +m ऑफ O नेगेटिव इज ग्रेटर देन +m ऑफ OH। एनाइन का जो +m पावर है वो न्यूट्रल से ज़्यादा है। NH नेगेटिव का +m पावर ज़्यादा होगा या O नेगेटिव का? तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा। तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि +m ऑफ NH नेगेटिव is greater than +m of O negative is greater than +m of NH2 is greater than +m of OH is greater than +m of OR। और इसी बात को अगर आपको कहीं रिंग सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन करना है, ये बेंजीन रिंग है और ये O नेगेटिव है जिसको अपन कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा तो ये पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पाई क्लाउड नेगेटिव से दूर आएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे ये लॉन पेयर आ गया। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होके इधर आएगा, फिर नेक्स्ट में ये डिलोकेलाइज होके इधर आएगा। तो और जो इस फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे वो ऐसा बन जाएगा और लास्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा। और यहाँ पे जो O नेगेटिव है वो इस रिंग में चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, और कहाँ क्रिएट कर रहा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो O नेगेटिव का +m पावर और मीजोमेरिक पावर काम कहाँ करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। फिर रेजोनेंस की एक कंडीशन और देखते हैं अपन, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद फ्री रेडिकल। फिफ्थ कंडीशन में ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद फ्री रेडिकल। इस तरह का कोई केस आपको मिलता है, ये आपके पास कोई पाई सिस्टम है, कंजुगेशन के बाद जो एलिमेंट है उस पर ये डॉट है,
तो यहाँ पे कैसा अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसके, ये पाई बॉन्ड मैं ब्रेक करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा और एक इसको दूंगा, तो इस कार्बन पे डॉट बनाते हैं, इस कार्बन पे डॉट बनाते हैं, वाई पे डॉट, और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। जैसे आपके पास एलाइल फ्री रेडिकल है, इसमें अगर आपको रेजोनेंस दिखाना है तो ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी और ये ऐसा बन जाएगा। इसी चीज़ को आपको रेजोन रिंग के अंदर दिखाना है, जैसे ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, एक डॉट इसको दोगे, एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो इस पे डॉट आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, और इधर से ये बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे ये डॉट आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर ये आगे शिफ्ट होगा, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में अपन इधर आ जाएंगे। इसमें मैं इफेक्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी इफेक्ट आता है तो वहाँ क्या क्रिएट होना चाहिए, चार्ज। देखिए जैसे ये मैंने आपको बेंजीन है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, एक इस तरह से बनाया, और एक मैंने इस पाई क्लाउड को इधर ले गए अपन, इस पाई क्लाउड को इधर ले गए और इसको इधर ले गए, और एक ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया। ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट है? नहीं बोल सकता। ये और ये इनमें क्या है, रेजोनेंस है। इफेक्ट वर्ड आपको तभी लगाना है जब उसमें क्या क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा। और अगर इसी बेंजीन पे मैं ऐसा दे देता हूं, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप लगा दिया, और NO2 ग्रुप का आपको पता है कैसा पावर है, -m, और -m वाला ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे कैसा पावर काम कर रहा है NO2 का, मीजोमेरिक, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे कि इसमें ओनली क्या है, रेजोनेंस है। तो जहाँ पे भी इफेक्ट वर्ड मैं अप्लाई करूँगा, वहाँ सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्रिएट होना चाहिए, चार्ज क्रिएट होना चाहिए। तो ये रेजोनेंस की आपने 5 कंडीशन देखी। पाई के कंजुगेशन पे पाई, पाई के कंजुगेशन पे लॉन पेयर, पाई के कंजुगेशन पे पॉजिटिव चार्ज, पाई के कंजुगेशन पे नेगेटिव चार्ज, और पाई के कंजुगेशन पे डॉट, फ्री रेडिकल। एक बार अपन हाइपर कंजुगेशन इसमें आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं इस पे बेस। 3rd नंबर पे जो अपन इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, या इसको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको अपन बोलते हैं बेकर एंड नाथन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड बेकर एंड नाथन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, डी लोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच आर एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल आर नॉन एज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में चेक करोगे तो क्या नोटिस करना है, एक कार्बन है, एक कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज हो, sp3। एक sp3 कार्बन है जिसपे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो या तो पाई सिस्टम से अटैच है, किसी पाई सिस्टम से अटैच है, या ये सिग्मा CH बॉन्ड जो है वो एक वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ है, या ये सिग्मा CH बॉन्ड जो है ये फ्री रेडिकल। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन के लिए एक कार्बन है जो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3, और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2। अब देखिए क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में,
कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और बगल में क्या है, वैक्यूम है, बगल में वैक्यूम है। तो यहाँ से ये जो सिग्मा डेंसिटी है ये इस ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होगा। यही अपना डेफिनेशन था, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच आर एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल आर नॉन एज हाइपर कंजुगेशन। अब आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। और अगर फ्री रोटेशन होगा तो एक सिग्मा सी एच बॉन्ड अगर इधर भी है तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये भी इसके जब पैरेलल आएगा तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तभी ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल होने चाहिए। फिर ये सिग्मा, अगर यहाँ पे भी एच है तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा और ये भी सिग्मा सी एच बॉन्ड इसके पैरेलल आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। तो अपन बोलेंगे जितने सिग्मा सी एच बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा डेंसिटी है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। कौन सा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे अपन बोलेंगे sp3 p ओवरलैपिंग होगा। अब इसमें क्या है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बगल में देखिए वैक्यूम नहीं है। इस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 का, और इसमें कितना प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ से डेंसिटी इधर जाएगा और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है। इस तरह से ये एक पंखा यहाँ पे चलता रहेगा और अगर यहाँ भी सिग्मा सी एच बॉन्ड होगा ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी जब इसके पैरेलल आएगा तो ये भी इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ जाएगा, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट वाला केस अपन देखें, ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब शेयरिंग के बेसिस पे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड है और ये यहाँ पे पाई का स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ये पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग मीन्स क्या होगा, पाई स्टार। तो यहाँ जो सिग्मा डेंसिटी है वो किस में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा। अब आपको पता होगा एमओटी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो सिग्मा डेंसिटी है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पाई स्टार के अंदर। मतलब कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, ये हो गया sp3 और ये पाई स्टार ओवरलैपिंग हो गया। अब देखिए कभी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में आपको कंपैरिजन करना है। जैसे मैं एक केस आपको ऐसा देता हूँ, ये मैंने आपको दिया CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, ये इथाइल कैटाइन है, कार्बोकैटाइन है, और यहाँ मैंने कहा CH3 ग्रुप का प्लस आई पावर है। एक तो ऐसा केस है, तो प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा। तो ये जो सिग्मा डेंसिटी है, ये जो सेंटर में एग्जिस्ट हो रहा है वो इसके पास में चला जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिडिल में एग्जिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा ये आगे की तरफ क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन लगेगा, जब हाइपर कंजुगेशन इसी कैटाइन में अपन बात किया करेंगे, तो ये सिग्मा डेंसिटी और ये वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिग्मा डेंसिटी डायरेक्टली किस में शिफ्ट होगा, ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होगा। तो जब भी अपने को CH3 का इफेक्ट बोलना होगा कि भाई प्लस H इफेक्ट है या प्लस I इफेक्ट है, तो अपन ज़्यादा वेटेज किसको देंगे, हाइपर कंजुगेशन को। तो जब भी इन तीनों इफेक्ट को कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले अपन मीजोमेरिक, फिर अपन लेंगे हाइपर कंजुगेशन और फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडक्टिव। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, सिग्मा CH कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, सिग्मा CH कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा CH कंजुगेटेड विथ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन बहुत ही कम होगा, ठीक है। कार्बोकैटाइन में हाइपर कंजुगेशन अच्छा खासा होता है, लेकिन फ्री रेडिकल में बहुत ही नेग्लिजिबल सा होता है। अब 1 by 1 अपन कंडीशंस ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन नोट कीजिए आप, सिग्मा CH बॉन्ड। Thank you students.
इतना स्नेह और प्यार देने के लिए, आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, conjugated with pi bond. Condition of hyperconjugation. इसमें फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं सिग्मा सी एच बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। एक प्रोपीन का केस अपन ले लेते हैं इसमें। जैसे ये मैंने कोई आपको एल्कीन दिया प्रोपीन, अब यहां से ये जो सिग्मा डेंसिटी है वो इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तो ये पाई क्लाउड जो होगा वो आगे शिफ्ट होगा। यहां से डेंसिटी इधर जाएगा तो यहां से ये शिफ्ट होगा आगे। तो इसमें जो अपन नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, इसमें आप इसको ऐसे भी सोच के बना सकते हैं, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से स्लाइटली ज़्यादा है, तो कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव है, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में आप बॉन्ड बना दो। अब जब ये वाला सी एच बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये सिग्मा सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इन सबको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड आर एस, नो बॉन्ड आर एस, या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए मेन इफेक्ट पे अपने को आना है। ये जो CH3 ग्रुप है जिसका अभी तक अपन कैसा इफेक्ट बोलते आ रहे थे, प्लस आई, अब अपन बोलेंगे ये जो CH3 ग्रुप है वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्रिएट करने वालों के आगे क्या लगेगा, पॉजिटिव। और ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा डेंसिटी, सिग्मा डेंसिटी का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो CH3 का कैसा पावर बोलेंगे अपन, प्लस एच पावर अपन बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये कुछ एल्कीन दिया, ये एल्कीन है, एक मैंने आपको दे दिया इथीन, एक आपको दिया यहाँ पे सबसे फर्स्ट ले लेता हूं मैं प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक आपके पास है 1 ब्यूटीन, एक मैं यहाँ पे रेडिकल लगा देता हूं आइसोप्रोपाइल, और एक मैं ले लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल। फिर यहां पे देखते हैं अपन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये डबल बॉन्ड ब्लॉक कर लीजिए, पास वाले कार्बन पे जितने भी सिग्मा CH बॉन्ड है उसको अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने बॉन्ड है, तीन सिग्मा CH बॉन्ड है। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्लॉक किया तो यहाँ 2 सिग्मा CH बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्लॉक किया तो 1 सिग्मा CH बॉन्ड है, और यहाँ से अपन बोलेंगे एक भी नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, और यहाँ हो गया 0। इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे अपन लिखेंगे ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव, क्योंकि यहाँ बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। और यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर 3 है और इधर 2 आ जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा, और यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ से अपन डाउन द ग्रुप आते हैं तो अपन बोल सकते हैं प्लस H पावर जो होगा
वो डिक्रीज होगा। यहाँ 3 सिग्मा सी एच बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ 2 सिग्मा सी एच बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ 1 सिग्मा सी एच बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन है, और इसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब इसी बात को अगर अपने को रिंग में डिस्कस करना है, ये मैंने आपको बेंजीन रिंग दे दिया और इससे मैंने CH3 लगा दी, ये CH3 लगा दिया। तो यहां पे भी देखिए ये सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। अब आप इसमें हाइपर कंजुगेशन बनाओ, ये जो सिग्मा डेंसिटी है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से स्लाइटली ज़्यादा, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव है, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर आ गया, दूर आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, तो ऐसा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप यहां से पाई के अल्ट्रानेट पे ये नेगेटिव आ गया, फिर ये डीलोकेलाइजेशन करोगे आप तो ये नेगेटिव इधर आ गया, और इसका डीलोकेलाइजेशन अपन और आगे करेंगे तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। अब देखिए ये जो CH3 ग्रुप है, जिसका आप पहले इफेक्ट बोलते थे प्लस आई, ये जो CH3 ग्रुप है वो इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है तो इसका इफेक्ट अपन बोलेंगे प्लस H। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे। तो याद रखना मीजोमेरिक की तरह हाइपर कंजुगेशन भी कहाँ वर्क करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही वर्क करेगा। अब इसमें अगर कोई टॉलुइन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आपसे पूछता है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो देखिए ये तो एक H रिप्लेस हुआ तो ये 3 स्ट्रक्चर बना। इसी तरह मैं ये वाला H रिप्लेस करूंगा तो 3 और बनाऊंगा 6, फिर ये H रिप्लेस होगा तो ये 9, और एक ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन की बात कोई करेगा तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। और अगर मैं मिथाइल बेंजीन की जगह इथाइल बेंजीन ले लेता हूं, अगर अपन यहाँ पे इथाइल बेंजीन ले लेते हैं तो यहाँ सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो इसमें 2 सिग्मा CH बॉन्ड है, एक H रिप्लेस होगा तो 3 बनेंगे, दूसरा H रिप्लेस होगा तो 6, और एक ही ओरिजिनल, तो ये कितना बन जाएगा 7। और अगर मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको देता हूं तो एक ही सिग्मा CH बॉन्ड है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ आंसर आएगा 4। और अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल आपको दूंगा तो इसमें कोई सिग्मा CH बॉन्ड नहीं है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अपन डाउन द ग्रुप आएंगे तो बोल सकते हैं जो प्लस H पावर है वो डिक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा मिथाइल का, फिर इथाइल का, फिर आइसोप्रोपाइल का, और टर्शरी ब्यूटाइल में ओनली कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब देखिए जैसा प्लस H होता है, एक केस अपन ले रहे हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, वैसे ही आप माइनस H भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसका जैसे मैंने आपको केस दिया CCl3, ये CCl3। अब अपन क्या बोलेंगे, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ मूव करेगा, क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव। पॉजिटिव के अल्ट्रानेट पे क्या है, पाई है, तो ये पाई क्लाउड जो होगा वो पॉजिटिव के पास आएगा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से अगर आप Cl नेगेटिव रिलीज करोगे, डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, फिर कोई नेक्स्ट हैलोजन आप रिप्लेस करते हो, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और कोई नेक्स्ट हैलोजन अपन रिप्लेस करेंगे, अब ये जो CCl3 ग्रुप है, CCl3 ग्रुप जो है
वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव, तो इसका जो पावर होगा वो कैसा होगा, -H। और अगर अपन यही चीज रिंग के अंदर देखते हैं तो यहां पे भी आप बोलोगे CCl3 का जो पावर होगा -H। -H वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। और कहाँ क्रिएट करेगा पॉजिटिव, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे भी जैसे अपन -M ऑर्थो पैरा पे वर्क कर रहा था, उसी तरह से -H भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही काम करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको, एक तो बॉन्ड है आपके पास CH बॉन्ड है और एक CD बॉन्ड है, आइसोटॉपिक इफेक्ट देख लेते हैं, और एक CT बॉन्ड है। तो आपको पता है ये जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो वीक बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन जो है वो सबसे, ट्रिशियम और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में सबसे हैवियर कौन है, ट्रिशियम सबसे हैवियर है। हैवियर होगा तो जो ऑसिलेशन होगा वो कम होगा, ऑसिलेशन कम होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड और कार्बन ट्रिशियम बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं ये बॉन्ड वीक होगा, और वीक बॉन्ड होगा तो हाइपर कंजुगेशन अच्छा होगा। तो +H ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन +H ऑफ CD3 इज ग्रेटर देन +H ऑफ CT3। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट की कहीं बात आएगी तो +I ऑफ CT3 इज ग्रेटर देन +I ऑफ CD3 इज ग्रेटर देन +I ऑफ CH3। तो अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, एक बेंजीन है, इस पे अगर मैं CH3 लगा देता हूँ, और एक बेंजीन है, इस पे सपोज मैंने CD3 लगा दिया, तो CH3 का भी +H पावर है, CD3 का भी +H पावर। +H वाला रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इस CH3 का +H पावर ज़्यादा होगा, इस CD3 का +H पावर कम होगा। CD बॉन्ड स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड है तो हाइपर कंजुगेशन वीक होगा। तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात होती है फर्स्ट और सेकंड कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन, अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड। फिर क्या एनाइन के अंदर हाइपर कंजुगेशन होगा, कोई ऐसा केस आपको मिल जाता है σCH बॉन्ड कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये आपके पास कैसा ऑर्बिटल हो गया, sp3, और ये भी क्या है, sp3। ये दो sp3 मिलके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते यहाँ पे। ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ पे कोई वैकेंट उसके पैरेलल कोई ऑर्बिटल हमारे पास नहीं है, तो एनाइन के अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप का ओनली अपन कौन सा इफेक्ट यूज में लेंगे, +I। लेकिन आप बात याद रखना है कि अगर यही मैं एनाइन आपको ऐसा बनाता हूँ, CH2 नेगेटिव और CH3, कोई आपको ये देगा तो आप बोलोगे यहाँ CH3 का कैसा पावर है, +I, क्योंकि इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ये भी आपके पास sp3 है, और ये दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलके सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ CH3 का अपन कैसा पावर बोलेंगे, +I। लेकिन यहाँ पे CH3 में ये सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो यहाँ CH3 ग्रुप का कैसा पावर हो सकता है, +H। यहाँ +H हो सकता है, और यहाँ पे जो CH3 का होगा वो कैसा होगा, +I। तो इस आयन में, एनाइन के अंदर, कार्बेनाइन के अंदर हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ओनली इंडक्टिव होगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसा एनाइन आपको बना के दिया तो इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है अपन हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट आप ले लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और ये अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे सपोज मैंने आपको एक एल्कीन दिया है ऐसा, एक एल्कीन कुछ आपके पास ऐसा है,
और एक एल्कीन मैंने कुछ ऐसा दिया आपको, और एक एल्कीन आपके पास स्टेबिलिटी आपको देखना है। तो यहाँ आप डबल बॉन्ड ब्लॉक करो, सिग्मा सी एच बॉन्ड 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 सिग्मा सी एच बॉन्ड है, 12 इसमें सिग्मा सी एच बॉन्ड है, 12 अल्फा एच है। इधर अगर अपन देखें ये डबल बॉन्ड ब्लॉक किया, 3 और 3 6 और 3 9, 9 सिग्मा सी एच बॉन्ड है। इधर अगर अपन बात करें तो 3 और 3 6 सिग्मा सी एच बॉन्ड है, और इधर अगर अपन देखेंगे तो 3 जो होगा वो सिग्मा सी एच बॉन्ड है। तो अगर इधर से इधर जाते हैं तो जो स्टेबिलिटी होगा वो अपन बोलेंगे डिक्रीज करेगा। तो कभी एल्कीन का आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो अपन हाइपर कंजुगेशन से कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कुछ इस तरह का, अब देखिए यहाँ आप डबल बॉन्ड ब्लॉक करोगे, इसमें भी कितने सिग्मा सी एच बॉन्ड है, 3 और 3 6, इसमें भी आपके पास 3 और 3 6, और इधर भी आपने ये ब्लॉक किया, इसमें भी 6। अब देखिए जब इसमें अपन हाइपर कंजुगेशन देखेंगे आइसोब्यूटीन में, आइसोब्यूटीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन अगर अपन बनाते हैं, ये इस तरह से मैंने सिग्मा सी एच बॉन्ड बनाया, अब क्या होगा, यहाँ से सिग्मा डेंसिटी जब इधर जाएगा तो ये पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो एनाइन कैसा बनेगा, प्राइमरी बनेगा। इसमें जब नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों में जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो यहाँ से ये सिग्मा डेंसिटी जब इधर जाएगा तो ये पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो सेकेंडरी कार्बन पे आएगा, वहाँ नेगेटिव चार्ज जो आएगा प्राइमरी कार्बन पे आएगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये थर्ड है। और एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन बोलते हैं प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो यहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी में सबसे जो मोर स्टेबल होगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब फर्स्ट और सेकंड में ये आपके पास है ट्रांस और ये है सिस, तो सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में होगा, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन जो होगा वो सेकंड होगा। तो हाइपर कंजुगेशन से एक तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सेकंड आपके पास होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होगा। और एक बात और भी इसमें अप्लाई हो सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये भी अपन बोलेंगे अगर कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर है कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर है एल्कीन का जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखिए एक आपको याद रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ डाइन, एक इसमें स्टेबिलिटी ऑफ डाइन। डाइन कैसा कैसा हो सकता है, एक तो कंजुगेट डाइन होता है, कंजुगेट डाइन का मतलब डबल, सिंगल, फिर डबल, और एक आपके पास होता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन का मतलब 2 पाई बॉन्ड को
दो पाई बॉन्ड को एक या एक से ज़्यादा कार्बन से सेपरेट कर दें, वो आइसोलेटेड डाइन हो गया। और एक होता है क्यूमुलेटेड डाइन, लगातार पाई बॉन्ड। तो एक केस मैं आपको देता हूं, ये कंजुगेटेड डाइन हो गया, पाई सिग्मा पाई। एक होता है आइसोलेटेड डाइन, दो पाई बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा कार्बन से सेपरेट कर दें अपन। और क्यूमुलेटेड डाइन का मतलब लगातार डबल बॉन्ड आ रहा है। एक कुछ इस तरह का केस है। ये होगा कंजुगेटेड, ये आपके पास है आइसोलेटेड, और ये होता है क्यूमुलेटेड। और डाइन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कंजुगेटेड इज ग्रेटर देन आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। इसमें दोनों में ही दो दो पाई बॉन्ड है, तो अगर इनकी स्टेबिलिटी आपको कभी कंपेयर करना है, कंजुगेटेड इज ग्रेटर देन आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। तो जैसे कोई मैं आपको क्वेश्चन इस तरह का दे रहा हूं, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना। तो एक अपन ने लिखा ही है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? दो, और इसमें भी दो, इसमें एक और इसमें एक। तो फर्स्ट और सेकंड का जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है थर्ड और फोर्थ से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वाला जो एल्कीन है वो सेकंड से क्या है? फर्स्ट वाला कंजुगेट डाइन है, सेकंड वाला क्यूमुलेटेड डाइन है। तो मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा है? कंजुगेटेड। और यहाँ पे आपने कहा अगर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगा। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन यहाँ पे किसका हो गया? सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और इधर आप देखिए अल्फा एच कितना है? 3, और इधर अल्फा एच कितना है? 6। तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगा, इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। थर्ड एप्लीकेशन इसमें अपन ऐसा बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। ये भी अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैंने आपको एक केस दिया प्रोपीन का, एक आपके पास है 1 ब्यूटीन और एक कुछ ऐसा है, और अपन इस लेंथ की बात कर रहे हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड लेंथ है ए, यहाँ ये डबल बॉन्ड लेंथ है बी, और ये डबल बॉन्ड लेंथ है सी। और बॉन्ड लेंथ का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। अब देखिए जब इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ से सिग्मा डेंसिटी इधर जाएगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आएगा, और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ से आपने कहा यहाँ नेगेटिव, और यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया? सिंगल आ गया। तो जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा? सिंगल बॉन्ड में।
और सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ स्लाइटली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसमें सिग्मा सी एच बॉन्ड कितने हैं, 3, इधर सिग्मा सी एच बॉन्ड है 2 और इधर सिग्मा सी एच बॉन्ड कितना है, 1। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस के अंदर फर्स्ट हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सेकंड हमने देखा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, थर्ड आपके पास हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। फोर्थ में अपन लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या इसमें अपन ऐड कर सकते हैं फ्री रेडिकल भी। जैसे देखिए सपोज आपके पास ऐसा कार्बोकैटायन है और एक ऐसा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, दोनों ही कार्बोकैटायन आपके पास टर्शरी हैं। अगर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता और आपको इनकी स्टेबिलिटी देखना है तो इनमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ CH3 का कैसा पावर बोलेंगे, +I, इधर से +I और इधर से +I, 3 साइड से +I पावर लग रहा है और +I वाले कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। और यहाँ 2 साइड से तो मिथाइल ग्रुप है ही जिसका +I पावर है, लेकिन एक साइड से इथाइल का +I पावर है। और अपन ने पढ़ा था जितना बल्कि एल्काइल ग्रुप होता है उसका +I इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा हो रहा है, सेकेंड में ज़्यादा। तो अगर इंडक्टिव से मेरे को एक्सप्लेन करना है तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, लेकिन इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ अपन जो स्टेबिलिटी देखने वाले हैं वो हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ कितने सिग्मा सी एच बॉन्ड है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 सिग्मा सी एच बॉन्ड है। और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 6 और 2 8, 8 सिग्मा सी एच बॉन्ड है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन टर्शरी पेंटाइल कार्बोकैटायन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में फर्स्ट इफेक्ट अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव, सेकंड इफेक्ट अपने पास था रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड अभी अपन ने लिया हाइपर कंजुगेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं और इसमें हेडिंग बनाइए आप फर्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत बार देखिए इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 कंपाउंड्स दिए होंगे, सबसे मोर एसिडिक, सबसे वीक एसिडिक, किसका के ज़्यादा होगा, किसका पीके ज़्यादा होगा, पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चन इसमें अपन देखने वाले। क्वेश्चन फर्स्ट में ले रहा हूं, एक तो मैं आपको दे रहा हूं फिनॉल और एक मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे दिया और आपको बताना है कौन इसमें मोर एसिडिक है, एक फिनॉल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। किसी भी कंपाउंड का जब आपको एसिडिक नेचर देखना है तो आपको प्रोटॉन रिलीज करके एनाइन बनाना है और उस एनाइन की क्या देखेंगे अपन, स्टेबिलिटी। तो ये जो फिनॉल है इसमें से जब अपन प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो ऐसा फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और इस एसीटेट आयन में से भी जब अपन प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो ये एसीटेट आयन बनेगा। और ये जो एनाइन आपने बनाया इसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। इसमें देखिए रेजोनेंस है, ये पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होके अभी ऑक्सीजन पे है, फिर उसके बाद इस कार्बन पे आएगा 2, फिर इस कार्बन पे आएगा 3, फिर इस कार्बन पे आएगा 4 और एक लास्ट में अपन स्ट्रक्चर और बनाते थे 5।
तो फिनॉक्साइड आयन का अपन बोलेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 5 RS बनेगा। और इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव है, ये पाई क्लाउड इधर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों में बीच में बॉन्ड आएगा, तो ये ऐसा बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसमें 2 RS बन रही है और यहाँ 5 RS है। एक तो अपन ऐसा बोलते हैं जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ अपन बोलते हैं जो एसीटेट आयन है वो इस फिनॉक्साइड आयन से मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल बनती है, और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है वो हाई होता है। वेटेड एवरेज का मतलब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होगा। तो एसीटेट आयन जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन से मोर स्टेबल है, इसलिए अगर एसिडिक नेचर को अपने को कंपेयर करना होगा, CH3COOH कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और कोई फिनॉल है, तो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन फिनॉल। और अगर इसका अपन पीके भी देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये होता है 4.74, और इसमें अगर पीके अपने को देखना है अप्रॉक्सीमेटली 9.5 होता है, और जिसका पीके ज़्यादा होगा उसका के क्या होगा, कम होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आंसर नहीं आ रहा, यहाँ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आंसर आ रहा है। तो एक फेनॉलिक डेरिवेटिव है और एक कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब आपके पास एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मिक एसिड, और एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं बेंजोइक एसिड। ये जितना भी कंपाउंड्स का मैं एसिडिक नेचर बता रहा हूं आपको, इसी तरह आपको ये अपने माइंड में सेट करना है। अभी फर्स्ट बात हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो फिनॉलिक डेरिवेटिव से ज़्यादा होगा। सेकंड अपने को एक्सप्लेन करना है फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ से अपन इसमें भी प्रोटॉन रिलीज करेंगे, तो ये फॉर्मेट आयन बनेगा, और यहाँ भी प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो ये बेंजोएट आयन बनेगा, बेंजोएट आयन। अब आप देखिए यहाँ पे इस एनाइन की स्टेबिलिटी की बात अपन कर रहे हैं। अब जिस टाइम पे ये पाई क्लाउड और ये पाई क्लाउड रेजोनेंस में होगा, ये वाला जो पाई क्लाउड है और ये पाई क्लाउड रेजोनेंस में होगा आपस में, इनके बीच में जब रेजोनेंस चल रहा होगा उस समय ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो फिनाइल ग्रुप है उसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, +R पावर लग रहा है, और वो R पावर इस बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक बेंजोइक एसिड में आपको कंपेयर करना है, तो फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन क्या होता है, एसिडिक नेचर में बेंजोइक एसिड। और अगर pK का बात है, इसका अप्रॉक्सीमेटली होता है कुछ 3.75, और इसका जो pK होता है वो 4.20। तो एक ऑर्डर अपने को याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है ज़्यादा, किससे, बेंजोइक एसिड से, और बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होगा RCOOH से, क्योंकि यहाँ R ग्रुप का कैसा पावर काम कर जाएगा, +I पावर काम करेगा। अब अपन एसिडिक नेचर फिनॉलिक कंपाउंड्स में ले रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और अपने को K का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो वही देखिए यहाँ से प्रोटॉन निकालते हैं अपन और एनाइन बनाएंगे।
और इस एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। अब बेंजीन पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसका इफेक्ट आपको लिखना है। ये जो NO2 है ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और ऑर्थो पे आपको पता ही है मीजोमेरिक पावर काम करेगा तो एक तो -m होगा और -I तो होगा ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, और -I भी होगा। और -I आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ऑर्थो पे आप लिख दोगे सबसे मैक्सिमम होगा। मेटा पोजीशन पे अपन कभी भी मीजोमेरिक की बात नहीं करेंगे, मेटा पोजीशन पे ओनली अपन इंडक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ केवल कैसा पावर लिखोगे -I। पैरा पोजीशन पे अपन मीजोमेरिक तो लिखेंगे ही -I, और डिस्टेंस जब मैक्सिमम हो जाता है तो इंडक्टिव जो होता है वो मिनिमम होता है। तो कभी भी जब पैरा पोजीशन की बात होगी तो आपको इंडक्टिव नहीं सोचना। तो ऑर्थो पे यहाँ -m भी काम कर रहा है, -I भी काम कर रहा है। मेटा पे ओनली -I पावर ही काम कर रही है, m पावर काम नहीं कर रही। इसको एक बार अपन समझ लेते हैं क्या मतलब है इस बात का। जैसे मैंने ये फिनॉक्साइड आयन बनाया और इस फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो पे मैंने NO2 लगा दिया, और यहाँ NO2 का -m पावर है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए -m का मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यहाँ से पाई क्लाउड किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से पाई क्लाउड इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। फिर ये पाई क्लाउड इधर चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर ये पाई क्लाउड इधर चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आया। यहाँ पॉजिटिव आया, बगल में नेगेटिव मिला, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। और बॉन्ड बन गया तो एनर्जी रिलीज होगा, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ NO2 का जो पावर है वो -m काम करेगा। ऐसा पैरा में भी आप करके देखना, ऐसा ही होगा। मेटा पे नहीं होगा, क्योंकि मेटा पे जब आप इसमें आप मीजोमेरिक पावर लगाओगे तो देखिए क्या सिचुएशन आएगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, यहाँ पे आया नेगेटिव तो यहाँ आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से पाई क्लाउड इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो पाई क्लाउड इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। फिर ये इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे नहीं आ रहा जिस पे O नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। जबकि ऑर्थो पे NO2 लगा होगा या पैरा पे NO2 लगा होगा तो पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे आएगा जहाँ पे O नेगेटिव अटैच है। इसीलिए अपन मेटा पोजीशन पे जब भी बात करेंगे ओनली इंडक्टिव की बात करेंगे। अब एनाइन की स्टेबिलिटी देखना है, चाहे -m हो और -I हो, दोनों ही यहाँ पे सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट करने वाले हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो एनाइन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अपने को देखने को ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट होना चाहिए वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? थर्ड। क्योंकि सेकंड में तो ओनली कैसा पावर काम कर रहा है? -I। -I का मतलब यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, उससे कम डेल पॉजिटिव इधर आएगा, उससे कम इधर आएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर को अगर अपन देखें तो हमारे पास फर्स्ट सबसे मोर एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने सामने आई तो आपने देखा उसमें थर्ड जो था वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, थर्ड वाला। तो फिर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH और ये NO2, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एसिडिक नेचर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो आपके पास होता है 3 इज ग्रेटर देन, हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 4। और देखिए ये जो फर्स्ट और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसका जो पीके होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.2 और इसका जो पीके होता है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.1। जिसका पीके कम है उसका के ज़्यादा होगा। मेटा के केस में जो पीके होगा वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 8.2 और फिनॉल का तो पीके आपने 9.5 या 10 आप याद रख लीजिए। आपको ज़्यादा वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंटली अपने को प्रैक्टिक इफेक्ट के हिसाब से ही अपने को चेक करना है। और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं इसमें। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं
बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। एक मैंने फिनॉल दिया आपको, एक मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, एक मेटा पोजीशन पे CD3 लगा दिया, एक मेटा पोजीशन पे आपने NO2 लगा दिया और एक मेटा पोजीशन पे हमने एल्डिहाइड लगा दिया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और आपको K का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। अब सारे ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पे लगाए हैं और मेटा पे जो इफेक्ट काम करेगा वो इंडक्टिव, तो सीधा सीधा पावर लिखते जाइए। CH3 का मेटा पे आप पावर लिखोगे +I, CD3 का +I, और +I में आपको पता है CD3 इज ग्रेटर देन CH3। NO2 ग्रुप का कैसा पावर है? -I, और एल्डिहाइड का -I। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो इसका मतलब ये फोर्थ और फिफ्थ जो होगा वो मोर एसिडिक होगा। NO2 का -I एल्डिहाइड से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो गया 4, देन आ जाएगा फिफ्थ, और फिर आएगा फर्स्ट। CD3 का +I ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम होगा, तो सेकंड, और फिर होगा थर्ड। ये एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट एक फिनॉल ले रहे हैं, एक पैरामिथाइल फिनॉल ले रहे हैं, एक पैरा इथाइल फिनॉल ले रहे हैं और एक पैरा साइनोफिनॉल ले रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए पैरा पोजीशन पे आपको CH3 लगाया हुआ है, तो सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो इसका आप इफेक्ट +H लिखोगे, +I नहीं लिखेंगे पैरा पोजीशन पे, +H। और इथाइल का भी कैसा पावर लिखेंगे? +H। अब +H डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड पे, तो यहाँ कितना सिग्मा CH बॉन्ड है? 3, और यहाँ कितना सिग्मा CH बॉन्ड है जिनका हाइपर कंजुगेशन होगा? 2। तो मिथाइल का +H जो है वो इथाइल से ज़्यादा होगा, और एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H, क्योंकि आपने कहा जब एसिडिक नेचर की बात है तो यहाँ से प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाएंगे, और CH3 का +H पावर लिख रहे हो। +H वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? नेगेटिव। कहाँ का नेगेटिव आएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो बगल में भी क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसमें K का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा यहाँ CN का आप कैसा पावर लिखोगे? -M। तो फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन सेकेंड। फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन, एक मैंने कहा पैरा फ्लोरोफिनॉल और एक मैंने आपको दे दिया पैरा क्लोरोफिनॉल। ये फर्स्ट और ये सेकंड। K का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, K का डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आप प्रोटॉन निकाल दो और प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाओ, इसमें से भी प्रोटॉन निकाल के एनाइन बना दो। अब आप देखो पैरा फ्लोरोफिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है या पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है। अब ये जो O नेगेटिव है इसका +M पावर है, +M वाला यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा ऑर्थो पे, फिर ये पैरा पे क्रिएट करेगा, फिर ये ऑर्थो पे क्रिएट करेगा। अब ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, नेगेटिव इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अब जब नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा तो देखिए इस क्लोरीन में कौन खाली है? यहाँ पे 3D वैकेंट है। फ्लोरीन के अंदर d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्लोरीन के 3D में भी जाएगा। तो पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड के अंदर रेजोनेंस ज़्यादा है, रेजोनेंस ज़्यादा है तो पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल है। तो फर्स्ट और सेकंड में जब एसिडिक नेचर की बात होगी
तो सेकंड इज ग्रेटर देन अपन फर्स्ट बोलेंगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो कि हैलोजन का कैसा इफेक्ट होता है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का या ब्रोमीन या आयोडीन की बात करें, एक तो अपन बोलते हैं माइनस आई होता है, और माइनस आई जो होता है वो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। और एक अपन बोलते हैं हैलोजन का प्लस एम पावर भी होता है। प्लस एम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, और पाई के अल्टरनेट पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर भी सिस्टम को डोनेट करेगा। अब जब यहाँ पे प्लस एम पावर होगा तो ओवरलैपिंग होगा 2p2p, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, जो रेजोनेंस होगा 2p2p। यहाँ कार्बन का तो 2p और हैलोजन का क्या होगा, क्लोरीन का 3p, ब्रोमीन होगा तो 4p, आयोडीन होगा तो 5p। और अगर साइज के ऑर्बिटल के साइज अगर अलग अलग होंगे, वेरी करेंगे, तो ओवरलैपिंग उतना प्रॉपर नहीं होगा, तो रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं होगा। तो अपन जब प्लस एम की पावर की बात करेंगे, वो भी F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I। माइनस आई का मतलब फ्लोरो जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और प्लस एम का पावर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और माइनस आई भी ज़्यादा है और प्लस एम भी ज़्यादा है। आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींचता है। फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है और फ्लोरीन का प्लस एम भी ज़्यादा है, ये खींच भी ज़्यादा रहा है, दे भी ज़्यादा रहा है, तो सबसे कम खींचता है। और ओवरऑल जो इफेक्ट होता है हैलोजन का, माइनस आई इज ग्रेटर देन क्या बोलते हैं अपन, प्लस एम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्लोरो है बेंजीन है और क्लोरो बेंजीन है, सबसे कम कौन खींचेगा, फ्लोरो बेंजीन खींचेगा। और फ्लोरो बेंजीन जब सबसे कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ऐसे भी एक्सप्लेन हो सकता है कि पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन और पैरा फ्लोरोफिनॉक्साइड आयन में मोर स्टेबल कौन होगा, पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन। फिर एक बात इसमें आपको याद रखना है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनोलिक डेरिवेटिव में कंपाउंड होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे 3 साइड से माइनस एम भी काम कर रहा है, माइनस आई भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पीके होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.38 होता है। और इसका आपको मालूम ही है, अगर ये एसिटिक एसिड है तो 4.74 है, फॉर्मिक एसिड है तो 3.75 है, और अगर मैं फिनाइल लगाऊंगा तो 4.20 होगा। और जबकि पिक्रिक एसिड का जो पीके 0.38 है, बहुत ही कम है। तो ये एक फिनोलिक डेरिवेटिव ऐसा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होगा, अगर के का आपको कंपैरिजन करना है। फिर देखिए, कभी सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपैरिजन है एसिडिक नेचर में। एक मैंने आपको कोई सल्फोनिक एसिड दे दिया SO3H, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से भी आपने प्रोटॉन निकाल के एनायन बनाया तो ये सल्फोनेट आयन बन गया, और यहां से प्रोटॉन निकाल के एनायन बनाएंगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। इसमें 2 आइडेंटिकल RS बनेगा, 2 आइडेंटिकल RS बनेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ 3 आइडेंटिकल RS बनेगा। इसका मतलब ये जो सल्फोनेट आयन है ये कार्बोक्सिलेट आयन से मोर स्टेबल है। एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोटॉन उतना ही ईजिली रिप्लेस होगा। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कंपेयर करेंगे, सल्फोनिक इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए, कभी कोई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन आ जाए, जैसे मैंने एक तो आपको दे दिया ऑक्जेलिक एसिड है और एक कोई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकाला, एनायन बनाया, यहाँ से प्रोटॉन निकाला, एनायन बनाया। यहाँ COOH का कौन सा पावर काम करेगा, माइनस आई। यहाँ R का कैसा पावर काम करेगा, प्लस आई। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होंगे। और अगर कभी डिफरेंट टाइप के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिए हुए हैं, एक आपके पास है ऑक्जेलिक एसिड
एक मेलोनिक एसिड और एक आपके पास है सक्सेनिक एसिड, एक आपके पास है ग्लूटारिक एसिड, और एक अगर मैं 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा तो एडिपिक एसिड। याद भी होने चाहिए ये। 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मेलोनिक एसिड, 4 कार्बन का सक्सेनिक, 5 कार्बन का ग्लूटारिक, 6 कार्बन का एडिपिक एसिड। अब देखिए इसमें एक तो बात अपन करते हैं Ka1 का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। K1 की बात कर रहा हूं। अब मैंने यहां से प्रोटॉन निकाला, एनाइन बनाया, सभी में से एनाइन बना दिया, और यहाँ COOH का जो पावर अपन लिखेंगे वो माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई लगाएंगे, इधर भी माइनस आई होगा और माइनस आई आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ माइनस आई सबसे ज़्यादा है, इसमें माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा माइनस आई कम होता जाएगा। तो अब आपके पास क्या हुआ, एसिडिक नेचर K1 का ऑर्डर हो गया, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन, ये 4 हो गया। अब एक बात होती है कभी क्वेश्चन K2 का आ जाए, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहां से प्रोटॉन निकालेंगे और यहां एनाइन बनाएंगे, ये सेकंड। अब आप देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, और डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से इस एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ अगर K2 की बात होगी, वहाँ रिपल्शन जो है वो सबसे कम इधर होगा, तो K2 में अगर ऑर्डर बनाना होगा 4th इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अपन करते हैं। जैसे मैंने आपको बेंजोइक एसिड दिया, एक आपके पास ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड है, एक मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड है, एक पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इसमें भी आपको K का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए जो ग्रुप्स लगाए हैं उनका इफेक्ट लगाओ। ऑर्थो पे NO2 का पावर -m और -i, और -i ऑर्थो पे सबसे मैक्सिमम। यहाँ मेटा पे -i पावर काम करेगा, पैरा पे ओनली -m, इंडक्टिव पैरा पे आपको नहीं सोचना। और आपको पता है -m और -i जो होगा ये इस एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, और एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोटॉन उतना इजीली रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो सबसे मोर एसिडिक होना चाहिए, और सेकंड ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकंड ही सबसे मोर एसिडिक है। अभी फिनॉल में जब अपन बात कर रहे थे तो वहाँ अपन बोल रहे थे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, क्या यहाँ नहीं होता? क्या ये एसिड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता? ये OH और ये NO2 बन सकता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर ये सेकंड वाला जो है वो फोर्थ वाले से मोर एसिडिक क्यों है? अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और काम करता है जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। जहाँ भी -m लग रहा होगा या -m और -i लग रहा होगा, यहाँ अगर आप ऑर्थो इफेक्ट एक बार के लिए भूल भी जाओगे तो सही आंसर पे ही आओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है वो ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है। वो क्या? ये आपके पास है बेंजीन और इससे लगा हुआ है COOH। ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2, और ये भी कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2। इसका मतलब COOH और फिनाइल दोनों एक ही प्लेन में है। ये आपके पास है COOH और ये है फिनाइल, और दोनों ही sp2 हैं, तो एक ही प्लेन में कुछ इस तरह से ये ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये दोनों जब एक ही प्लेन में है तब आपको एक रेजोनेंस यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पाई बॉन्ड है
वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, और जितना टाइम इन दोनों में रेजोनेंस रहेगा उस टाइम पे ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहेगा। भाई जब रेजोनेंस ये पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में यहाँ रेजोनेंस चल रहा होगा उस समय ये लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं होगा। और एसिडिक नेचर तो इसी बात पे ही चलेगी, जैसे ही ये लॉन पेयर यहाँ से रेजोनेंस में जाएगा, ये जाएगा लॉन पेयर रेजोनेंस में, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, H एज अ प्रोटॉन निकल जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इस ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ, कोई ग्रुप लगा दिया, तो इस ग्रुप में जो भी एटम है उसके बीच में और इनके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा। अब आप देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस आपको पता है फ्री रोटेशन होता है, ये घूम जाएगा, अपना प्लेन क्या करेगा, चेंज करेगा। ये अभी अपने पास क्या था, COOH, और ये फिनाइल। जब G ग्रुप नहीं लगा हुआ तो दोनों प्लेन में है, और प्लेन में है तो ये वाला पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में काम कर रहा है। जितने टाइम पे इनमें रेजोनेंस रहेगा लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा, ये COOH। अब मैंने इस COOH में ये G ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे ही बात कर रहे हैं अपन, ऑर्थो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब इस ग्रुप और इस COOH में रिपल्शन हुआ तो इस रिंग ने अपना प्लेन घुमा दिया ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा था अपन ने, और जैसे ही इसने अपना प्लेन चेंज किया तो आप देखिए ये वाला रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि रेजोनेंस तो तभी होगा जब दोनों ग्रुप ये सेम प्लेन के अंदर होंगे, और जैसे ही ये प्लेन चेंज हुआ और ये रेजोनेंस डिस्टर्ब हुआ तो कौन सा रेजोनेंस काम करेगा, लॉन पेयर का, और लॉन पेयर का रेजोनेंस काम करते ही यहाँ पॉजिटिव आएगा और प्रोटॉन इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट। तो आप एक बात याद रखना यहाँ पे कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, या इसको अपन कहीं कहीं SIR भी बोल देते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब G क्या हो सकता है और G कौन सा ग्रुप होगा जब ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें अगर G की जगह मैंने हाइड्रोजन लगा रखा है, या डिटूरियम सपोज लगा रखा है, या ट्रिशियम भी लगा देता हूँ, या मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ, या साइनाइड लगा देता हूँ, अगर ये ग्रुप मैंने लगा रखे हैं H है, D है, T है, F है और CN है, तब तो ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। बाकी यहाँ पे अपन CH3 लगाएं, ठीक है, इधर NO2 लगाएं, इधर अपन क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आयोडीन लगाएं, तो सभी जगह ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होते हैं, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो मैंने सबसे बाहर निकाल लिया सेकंड को, फिर -M जिसकी पावर I से तो ज़्यादा ही होती है, फिर आपके पास हो गया थर्ड और देन फर्स्ट। ये एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मैंने बेंजोइक एसिड आपको दिया, एक ये ऑर्थोटॉलिक एसिड दे दिया, CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटाटॉलिक एसिड मैंने दे दिया, और ये पैराटॉलिक एसिड दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे मोर एसिडिक कौन है, हम ऑर्डर नहीं बता रहे, सबसे मोर एसिडिक आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होंगे वो मोर एसिडिक होंगे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है। तो सेकंड को सबसे बाहर ले आइए ड्यू टू SIR। अब आपको इफेक्ट लगाओ, CH3 का कैसा पावर है, +I, CH3 का पैरा पे कैसा पावर है, +H, और एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और +H। एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और +H। तो सेकंड, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, फर्स्ट। +H का पावर +I से ज़्यादा होगा तो फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फोर। जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक आपके पास है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको अपन सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, एक यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें भी आपसे पूछेगा सबसे मोर एसिडिक
तो फर्स्ट वाला ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो के का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट तो सबसे बाहर कर ही दो। अब आप इफेक्ट लगाओ, मेटा पे OH का माइनस आई पावर, पैरा पे OH का प्लस m पावर। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस m। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे फिर सेकेंड देन ग्रेटर देन थर्ड। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं एरोमेटिक एसिड में, जैसे मैंने आपको ऐसा दिया COOH NO2 ऑर्थो पे और पैरा पे, फिर आपके पास COOH NO2 एक ऑर्थो पे एक मेटा पे, फिर COOH एक मेटा पे और एक पैरा पे, और एक COOH दोनों ऑर्थो पे लगा दिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, के का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे मोर एसिडिक 4 ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, फोर्थ लगा दिया। अब आप देखिए एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ भी ऑर्थो पे लगा हुआ है, इधर मेटा पे लगा है। मेटा पे कैसा पावर काम करेगा? -I, और जबकि पैरा पे कैसा काम करेगा? -M। तो -M का पावर -I से ज़्यादा, तो फोर्थ के बाद आ गया फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ऑर्थो इफेक्ट लेंगे ही, इसमें इज ग्रेटर देन थर्ड। यहाँ पे NO2 का एक तो -M पावर काम करेगा और एक -I काम करेगा। तो देखिए एक अपने को माइंड में एक पिक्चर सेट करनी है एसिडिक नेचर में। तो सबसे पहले मैंने ये बोला था जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉलिक डेरिवेटिव से या फिनॉल से क्या होता है? मोर एसिडिक होते हैं। और फिनॉलिक डेरिवेटिव में एक ही डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, वो था पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, -M -I वाला ग्रुप लगा हुआ है। फिर एक बात हुई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑर्डर बहुत बार कहीं कहीं बीच में अप्लाई हो जाता है, फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड इज ग्रेटर देन RCOOH। और सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है तो सल्फोनिक एसिड इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनेट आयन के अंदर 3 आइडेंटिकल RS, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर 2 आइडेंटिकल RS। फिर एक बात याद रखो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक। तो K1 का बात है तो ऑक्जेलिक इज ग्रेटर देन मेलोनिक इज ग्रेटर देन सक्सेनिक इज ग्रेटर देन ग्लूटारिक। और अगर K2 का बात है तो ग्लूटारिक इज ग्रेटर देन सक्सेनिक इज ग्रेटर देन मेलोनिक इज ग्रेटर देन ऑक्जेलिक। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स को। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।